अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम हफ्सा इकबाल है। मैं थर्ड ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोलॉजी का यूनिट 1 किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ईयर। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी हैव लाइक डिटर्मिन के जो हमारे पास बायो है इज़ अ साइंस, ठीक है, साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो एवरी साइंस हैव अ सेट ऑफ स्टेप्स जिससे वो कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करते हैं। सो वी हैव बायोलॉजिकल मेथड। अब हर साइंस में आप देखोगे कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कंप्यूटर साइंस में या फिजिकल साइंस में, तो उसमें कुछ ना कुछ आपके पास स्टेप्स होते हैं जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। उसी तरह हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आप किस चीज़ की करते हो, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपसे ऑब्जर्व करते हो कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। ऑब्जर्व हम किस तरह करते हैं, विद आवर सेंसेस, जो आपकी 5 सेंसेस है, टच, स्मेल, टेस्ट, सी एंड हियर, ठीक है। आप उसके साथ अपनी ऑब्जर्वेशन को पूरा करते हो कि आपके पास एक प्रॉब्लम आई और आप उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसका मेजर जो आपके पास कॉज है वो क्या हो सकता है। उसके बाद आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो। हाइपोथेसिस है क्या, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। आपके पास एक प्रॉब्लम आई, आपने उस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया, अब आप उस प्रॉब्लम को आगे किसी को कैसे एक्सप्लेन करोगे, दैट टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस को हम 2 तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास मेन स्टेप हैं बायोलॉजिकल मेथड के, उसके अकॉर्डिंग उसमें हम लोग 2 चीज़ों को काउंट करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। नाउ व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव रीजनिंग में आप समझते हैं कि आपने इफ देन का लॉजिक जो है वो यूज करना है, एंड वी मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। इफ दिस जर्नल ग्रुप ऑफ पीपल, अगर मैं कहूँ कि मेरी कम्युनिटी में सारे लोग ये काम कर रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक बंदा भी वही काम करेगा। या अगर हम कहें कि ऑल बर्ड्स फ्लाई, देन स्पैरो विल ऑल्सो फ्लाई, क्योंकि क्यों, जो हमारे पास स्पैरो है वो भी बर्ड है। तो इस तरह हम जर्नल टू स्पेसिफिक मूव करते हैं, जर्नल ग्रुप का बात करके, और एक स्पेसिफिक किसी भी ग्रुप की तरफ हम मूव कर जाते हैं, स्पेसिफिक स्पीशीज, स्पेसिफिक इंडिविजुअल की तरफ हम मूव कर जाते हैं। और हम यूज कौन सा करते हैं, इफ देन लॉजिक। दिस इज योर डिडक्टिव रीजनिंग। नाउ व्हाट इज द इंडक्टिव रीजनिंग? इसमें आप स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ मूव करेंगे। एक स्पेसिफिक चीज को आप देखेंगे कि स्पैरो फ्लाई करती है एंड स्पैरो इज अ बर्ड, तो अगर स्पैरो फ्लाई करती है तो बाकी बर्ड्स को भी फ्लाई करना चाहिए। इफ स्पैरो फ्लाइज देन अदर बर्ड्स शुड आल्सो फ्लाई। ये आपकी स्पेसिफिक टू जर्नल मूवमेंट है, या आपकी इंडक्टिव रीजनिंग है। मेजरली हम ये 2 जो हैं चीज़ें रखते हैं अपनी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में। उसके अलावा हम हाइपोथेसिस को कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं? हर दफ़ा तो आपके दिमाग में इफ देन रीज़न नहीं ना आता। बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारी इंट्यूशन होती है, गट फीलिंग होती है कि ये चीज़ ऐसे है, इस चीज़ का इस तरह का कोई मतलब है, इमेजिनेशन। ये आपकी पहला आपके पास ये स्टेप हो सकता है हाइपोथेसिस क्रिएट करने का। सेकेंड, योर एस्थेटिक प्रेफरेंसेस, आपकी कुछ माइंड में प्रेफरेंस होती है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। देन योर रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़। रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़ हम शुरू से इतने सुनते आते हैं कि वो हमारे माइंड में बैठ चुके होते हैं। तो हमारी बहुत सारी जो लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ऑटोमेटिकली उस पाथवे पे चलते हैं, दैट्स योर रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडियाज़। देन इज कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस। एक प्रोसेस से मिलता जुलता दूसरे प्रोसेस के साथ आप उनको कंपेयर करोगे, ये ऐसे है तो फिर इस वाले प्रोसेस को भी ऐसे होना चाहिए। कंडक्शन, लाइक आप कहते हो हीट जो है आपकी हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है, तो फिर कोल्ड से हॉट की तरफ भी आएगी। कंपैरिजन लेके आप चलते हो कि ये बॉडी इस तरह कर रही है तो फिर ये बॉडी इस तरह करेगी, ठीक है। और उसके अलावा डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग्स। इसमें आप सबसे पहले देखने तो अगर हम बात करें कि कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था, ही वॉज नॉट लुकिंग फॉर अमेरिका, ही वॉज लुकिंग फॉर सम अदर आइलैंड, ही वॉज लुकिंग फॉर एशिया, कि हम यहाँ पे जाके जो है हम दूसरी चीज़ों को, मैं वहाँ जाके ट्रेड करूँ और वहाँ जाके जो है एक लिविंग लूँ। उसे नहीं पता था कि उसने अमेरिका डिस्कवर किया। सो दिस इज़ योर थिंकिंग, डिस्कवरिंग वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग। आप उस चीज़ को नहीं देख रहे होते लेकिन आपको मिल जाती है। इस तरह भी आपके हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो जाते हैं। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो गया। अब हाइपोथेसिस का नेक्स्ट स्टेज क्या है, ये नहीं कि हाइपोथेसिस करके रख दिया, अच्छा वो डेफिनेट चीज़ होगी, नहीं। आप उस हाइपोथेसिस को टाइम एंड टाइम अगेन उसको बार बार टेस्ट किया जाता है, उसके ऊपर जितने उसके ऊपर से सवाल रेज हो सकते हैं उसको किए जाते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी आपकी इसीलिए बैठी है कि वो जो आपके पास एक हाइपोथेसिस कोई साइंटिस्ट लेकर आया तो उसको आप टेस्ट करें। विद इन आप बार बार उसके टेस्ट पे टेस्ट करते जाते हैं, एंड
सच अ हाइपोथेसिस जो उस रिजल्ट को बार बार जो है उसको टेस्टिफाई होती रहे, वो फॉल्सिफाइड नहीं होगी। उसके पास सपोर्ट है, जितने भी टेस्ट आए हैं उन सबके रिजल्ट्स का उसके पास सपोर्ट है, देन दैट हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी। ठीक है, अब एक गुड थ्योरी की क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? गुड थ्योरी इज अ करेक्टरिस्टिक दैट प्रोड्यूसेस मोर हाइपोथेसिस। ठीक है, एक थ्योरी आप एक हाइपोथेसिस आपका इतना कंफर्म हो गया कि वो थ्योरी की स्टेज पे आ गया, नाउ दैट थ्योरी इज गुड वन इफ इट प्रोड्यूसेस मोर हाइपोथेसिस। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? लॉ। अब व्हाट इज अ साइंटिफिक लॉ या व्हाट अ लॉ? अब साइंटिफिक लॉ की बात करें तो दैट आर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। ये वो चीज़ें जो आप बदल नहीं सकते। जैसे हमारे पास बायो में सबसे अच्छी इसकी एग्जांपल है मेंडेलियंस लॉ ऑफ जेनेटिक्स। आप उन चीज़ों को नहीं बदल सकते। मेंडल ने जो बना दिए लॉज आपके जेनेटिक्स के, वो बन गए हैं, वो लॉ है आपका, वो एक कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है। ठीक है, ये हमारा बायोलॉजिकल मेथड जो है वो लॉ की फॉर्म में आके खत्म हो जाता है। नाउ अब बायो की बात है। अब बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म की इतनी स्टडी है, तो इतनी स्टडी करने के बाद कुछ तो सर्विस ऑफ मैनकाइंड होती है ना बायो में, तो वो हम किन सीरीज के थ्रू करते हैं? सबसे पहले आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपकी जीन थेरेपी, क्लोनिंग, आपके जितने हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरियम, ये जितनी चीज़ें हैं जिनसे हम कोई फ़ायदा ले रहे हैं, कोई हम क्लोन करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, या हम कोई एक स्पेसिफिक जीन पूल है उसकी स्टडी कर रहे हैं, वो सब आपका क्या आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। देन योर बायोलॉजिकल कंट्रोल। ना बायोलॉजिकल कंट्रोल इज अ थिंग कि आप एक लिविंग थिंग को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो। इसकी आपकी बुक में एग्जांपल है एफिड वास्प रिलेशनशिप। अब जो एफिड है वो आपका वॉलनट ट्रीज पे अटैक करता है। ठीक है, अटैक इन अ सेंस कि वो वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन ले रहा है। लेकिन क्या होगा अगर ज़्यादा एफिड्स हो जाएंगे तो वॉलनट ट्रीज डाई करना शुरू कर देंगे। तो हम एफिड्स को किस तरह कंट्रोल करते हैं? वास्प के थ्रू। क्योंकि वास्प क्या करता है? वो एफिड को एंटागनाइज करता है। इस वजह से ये आपका एक बायोलॉजिकल कंट्रोल, एक इकोसिस्टम ने बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने एक नॉर्मल तरीके से एक बैलेंस रखा हुआ, चेक एंड बैलेंस रखा है कि किस स्पीशी ने किस स्पीशी को कंट्रोल में रखना। ठीक है, नाउ देयर इज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। नाउ दिस थिंग कि एक डिजीज है आपके पास, फॉर एग्जांपल नमूनिया है, आपने उस नमूनिया के जितने भी हिस्ट्री से लेकर अब तक जितने ट्रीटमेंट्स हैं ना, उन सब ट्रीटमेंट्स के थ्रू उस डिजीज़ को कंट्रोल करना है, उस डिजीज का ट्रीटमेंट करना है, उस डिजीज़ की मैनेजमेंट करनी है। दैट इज योर इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अब हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इज अ टेक्निक कि आप इससे पता करते हैं कि जो आपके प्लांट्स हैं वो किन न्यूट्रिशंस के ऊपर जो है वो ज़्यादा डिपेंडेबल है। ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिशन उन्हें बहुत ज़्यादा चाहिए, इनके बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, इनके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। इससे क्या होता है? आपकी जो सॉइल है, सॉइल एनरिचमेंट में जो है हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा उसमें मदद मिलती है। क्योंकि आप सॉइल की क्वांटिटीज़ को देखते हो कि सॉइल में क्या है, एंड देन यू प्लांट दोज प्लांट्स जो उस सॉइल में अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। और फिर जब टाइम के साथ साथ वो वाले न्यूट्रिएंट्स कम होने शुरू हो जाते हैं और दूसरे वाले ज़्यादा आने लग जाते हैं, देन यू प्लांट दोज प्लांट्स जो उन न्यूट्रिएंट्स को कम करें और दूसरे न्यूट्रिएंट्स अपनी जो है नॉर्मल रिस्टोर पावर में वापस आ जाएं। दिस इज़ योर एक नॉर्मल इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी जो है ये हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर जो है वो आप पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक ये टेस्टिंग स्टेज में है। देन योर पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन आपकी आप एक फूड प्रिजर्वेटिव है कि आपने खाने को कैसे बचाना है स्पॉइलिंग से, बैक्टीरियम से, फंजाई से, उनके अंदर ग्रो करने से। ठीक है, लुईस पास्चर ही आपकी है, एंड देन गो ऑन। उसको पता है आप लोग एक स्पेसिफिक हीट के ऊपर जो है उस खाने को गर्म करते हो ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस ना हो। नाउ देयर इज डिजीज कंट्रोल। डिजीज कंट्रोल के हमारे पास 3 स्टेजेस हैं: प्रिवेंटिव मेजर्स, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, एंड ड्रग थेरेपी और जीन थेरेपी। अगर इसको आप आजकल की स्टेज के हवाले से लेके चलें, कोविड के हवाले से, देन देयर इज योर प्रिवेंटिव मेजर्स जो आपके लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन कह लें या कंप्लीट लॉकडाउन है, आप 6 बजे दुकानें बंद कर रही हैं, दैट इज़ योर प्रिवेंटिव मेजर्स। कि आप जितना कर सकते हैं आप प्रिवेंट करें कि डिजीज़ ना हो, डिजीज़ स्प्रेड ना करे, चेन को तोड़ा जाए, दैट इज़ योर प्रिवेंटिव मेजर्स। देन देयर इज़ वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन। फर्स्ट किसका हुआ था? डेवलप किया था एडवर्ड जेनर ने, और उसने बॉय को जो था वो काउपॉक्स की वैक्सीनेशन लगाई थी। यू नो काउ इज बेका, एंड देन देर वहाँ से हमारे पास वैक्सीनेशन की टर्म जो है वो डेवलप हुई। ठीक है, अब हम लोग आजकल बहुत सारे जो हैं उनको कह रहे हैं जी वैक्सीनेशन लगवाएं, वैक्सीनेशन लगवाएं। दैट इज़ योर नंबर 2 इन डिजीज़ कंट्रोल।
कि जितने लोग ज़्यादा वैक्सीनेटेड होंगे उतने कम चांसेस होंगे उस डिजीज़ के स्प्रेड करने के, ठीक है। एंड देन देयर इज़ योर ड्रग थेरेपी और जीन थेरेपी। अब किसी की प्रिवेंटिव मेजर से भी वो निकल गया, वैक्सीनेशन भी नहीं करवाई और उसको डिजीज़ हो गई, देन देयर कम्स योर ड्रग थेरेपी और जीन थेरेपी। ना ड्रग थेरेपी में आपके पास 3 मेजर कैटेगरीज हैं, एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। अब जो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा सारी जो हमारी डिजीज़ेज़ हैं ना वो बैक्टीरिया की वजह से हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उनमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स के थ्रू हम उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बॉडी उस डिजीज़ के साथ कॉप कर सके। लेकिन एंटीबायोटिक्स आपकी उस स्टेज तक काम करती है जब तक बैक्टीरिया रेजिस्टेंस नहीं बना लेता। अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया जो है उसने रेजिस्टेंस कर ली है उस एंटीबायोटिक की, तो वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी पे काम नहीं करेगी। देन यू नीड सम अदर एंटीबायोटिक्स स्ट्रॉन्ग डोजेस, और फिर उसके बाद आपको अपनी ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा, फिर वो एंटीबायोटिक आप पे काम नहीं करेगी जिसकी रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है ना। कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी मेनली आपकी कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं। कीमोथेरेपी में आप एंटी कैंसर केमिकल्स जो होते हैं या सब्सटेंसेस और मेडिकेशन जो होते हैं वो आप बॉडी में लगाए जाते हैं ताकि उनसे जो कैंसरस पार्ट है, कैंसरस टिश्यू है, उसको ख़त्म किया जाए। एंड देन इन रेडियोथेरेपी हम उनके ऊपर से आपकी जो रेज होती हैं एक्सरेज एंड योर रेडियोथेरेपी, उसकी वजह से हम जो कैंसरस टिश्यू होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन इसका ये नुकसान होता है कि जो आसपास आपके नॉर्मल जो टिश्यू होता है ना उसको भी डैमेज होता है ना। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी में आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक आपकी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, देन योर क्लोनिंग। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट देन वही कि आपके पास जितनी अवेलेबल टेक्निक्स हैं, जितने अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं आप लगा दें उस डिज़ीज़ के ऊपर। आप अगर आपके पास हम डायबिटीज़ की बात करें तो हम उसमें इंसुलिन दें, मेडिसिन दें, हमने कहें कि आप जो है अपनी डाइट का ख्याल रखें, आप रनिंग शुरू कर दें। दैट इज़ योर एवरीथिंग, यू नो कि ये चीज़ इस चीज़ में हेल्प करती है, ये चीज़ें इस डिज़ीज़ में हेल्प करती हैं। सो यू अप्लाइड एवरीथिंग कि बस ये कर लो और इस डिज़ीज़ को किसी तरह कंट्रोल करो। जीन थेरेपी एंड देन योर क्लोनिंग। क्लोनिंग में आपने आइडेंटिकल चीज़ बनानी है। क्लोनिंग इज़ प्योरली आइडेंटिकल, लाइक ये ट्विन से भी ज़्यादा आइडेंटिकल चीज़ जो अगर आपके पास है ना तो वो क्लोनिंग है कि एक सिंगल सेल से आप एक पूरा इंडिविजुअल क्रिएट कर सकते हैं थ्रू क्लोनिंग। ह्यूमन क्लोनिंग अभी तक अलाउड नहीं है लेकिन कुछ कंट्रीज़ में अभी भी ह्यूमन क्लोनिंग हो रही है। एंड इसके ऊपर आप एक स्पेसिफिक जीन पूल को जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपका PCR भी इस तरह काम कर सकता है लेकिन वो अलग अलग कैटेगरीज में आता है। लेकिन PCR भी आपका जीन थेरेपी में आता है लेकिन वो क्लोनिंग नहीं है। नाउ ये क्या करते हैं कि आप एक स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन है उसको बार बार मल्टीप्लाई करवा के आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करवा लेते हैं। देन यू सी कि इस जीन एक्सप्रेशन से कौन सी प्रोटीन बन रही है, उस प्रोटीन का बॉडी में क्या काम है। एंड देन अकॉर्डिंग टू जीन थेरेपी आप ड्रग्स क्रिएट कर सकते हैं, इंसुलिन, हार्मोन्स, एवरीथिंग एल्स जो आपकी बॉडी नहीं बना पा रही है, या ऐसी चीज़ें आप जेनेटिकली इन्हांस्ड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इन्हांस्ड बैक्टीरिया जो इकोसिस्टम के लिए बहुत अच्छी हैं, जेनेटिकली इन्हांस्ड प्लांट्स, एनिमल्स जो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं आपके इन्वायरमेंट के लिए, आप उनकी क्रिएशन को जो है हम पॉसिबल कर रहे हैं। ठीक है, एंड दैट्स इट। आपका जो चैप्टर 1 है वो यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है जीन थेरेपी के ऊपर। सो आई होप कि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी चैप्टर 1 में। थैंक यू।